नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ कारगिल के वो हीरो जिन्होंने न केवल एक दो बल्कि 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था। खुद के सीने में 6 गोली लेकर आज भी ये बहादुर हमारे साथ है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस सपूत दिगेंद्र सिंह की। सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करना चाहूंगा और उन वीर जवानों को सैल्यूट, जय हिंद, जो आज हमारे बीच में है और बिना किसी बात की परवाह किए हुए विजय दिवस, जिसको आज हम 20 साल बाद विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं के पूरे। तो चले हम बात करते हैं दिगेंद्र सिंह से इस वक्त जो हमारे साथ में है। दिगेंद्र जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। 20 साल बाद आज भी कारगिल युद्ध आपने तो बिल्कुल लड़ा है उस वक्त जी, का, और कई बार अपनी उसको लेकर के चर्चा भी होती है। बिल्कुल। और ये युद्ध मैं फिर एक बार आपको उस पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। जब सुनते हैं तो खुशी से और शौर्य के साथ में हमारा सिर ऊंचा होता है, लेकिन जब उस रात की वो कहानी सुनते हैं तो कपकपी के मारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। किस तरह की स्थितियां बनी थी, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। कैसे कारगिल तक पहुंचे, कौन सी कमांड में ये थे, क्यों यहां भेजा गया, तो सारी चीजों को लेकर के चलिए हम दिगेंद्र जी से भी मुखातिब होते हैं। दिगेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि कारगिल का जो आपका सफर रहा, क्यों पहुंचे आप वहां पे? देखो, 15 मई से कारगिल में हलचल शुरू हुई थी जी। 16-17 मई को वहां पर कुछ मवेशी चराने वाले थे, भेड़ बकरी चराने वाले थे। उन्होंने फौज को रिपोर्ट दी कि यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की हरकत नजर आ गई। वो जैसे ही हमारी फौज 8 वहां पहले से तैनात थी, तो उसके कुछ बंदे कैप्टन अनमोल कालिया के साथ 4 बंदे गए और उन्होंने जैसे ऊपर बजरंग फोर्ट से ऊपर कोशिश करी तो देखा तो वो पाकिस्तानी सैनिक वहां मौजूद थे। उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनको शहीद हो गए। शहीद होने के बाद में उनके छोटे छोटे अंग भंग करके उन डेड बॉडियों के साथ बर्ताव किया गया। उसके बाद में ऊपर हमारे कमांड से जो ब्रिगेड कमांडर, ड्यू कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर को रिपोर्ट लगी कि पाकिस्तानी सेना शिमला समझौता का उल्लंघन कर दिया है। तो उसके बाद में वहां पर छोटी छोटी टुकड़ी भेज के लड़ाई होना शुरू हो गई। उस टाइम पे कई पोस्टों पे हमारी कई बटालियन जो तैनात थी, उन्होंने कई बार अटैक मारा, लेकिन वो विफल हुआ क्योंकि वहां पाकिस्तानी सैनिक ऊपर बैठे हुए थे, हमारे सैनिक नीचे थे। तो फिर ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते कई अटैक हो गए। तो हमारी बटालियन वहां से 200-250 किलोमीटर पीछे थी, कुपवाड़ा सेक्टर में। उस जगह पे हमारी बटालियन को बुलाया गया जनरल मलिक साहब ने कि भाई ये बटालियन सबसे खतरनाक बटालियन है, यानी भारतीय सेना की लड़ने में सबसे खतरनाक बटालियन है, बहुत बहादुर बटालियन की श्रेणी में आती है 2 रात्रि। तो इस बटालियन को क्यों ना बुलाया जाए। हमारी बटालियन को आदेश मिला 31 मई को शाम को 4 बजे जी। तो उस टाइम में हमारा बटालियन कमांडर अपने ऑफिस से बाहर आ करके थे और जितने कंपनी कमांडर जो बहादुर जवान, उनको सबको बोला फटाफट बटालियन को फालन किया जाए। और फालन करके ने और बोला, दोस्तों मेरी बहादुर बटालियन, आज हमारे को युद्ध भूमि में पुकारा है। भारत के चीफ ने कहा कि भाई आपकी बटालियन बहुत बहादुर है और वो तोलोलिंग पे वो ही कब्जा करेगी। तो हमारे को वहां से 37 घंटे का टाइम दिया गया। हम वहां 24 घंटे में लोड हो गए। हमारी 109 गाड़ी को लोड करके असला बारूद सब डाल डूल करके हम वहां चले गए। वहां जाने के बाद में हमारे को बताया कि आपको तोलोलिंग की रेखी करनी है और तोलोलिंग पे ही अटैक मारना है। तो सबसे पहले हम तोलोलिंग पे जो जितने भी कमांडर थे, जो सेक्शन कमांडर से लेकर ऊपर कंपनी कमांडर तक, सभी कंपनी कमांडर सबके सब हम ऊपर गए तोलोलिंग पर, जहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी दूसरी बटालियन की। और वो बटालियन से हमने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है। बोलो, जब तुम आओगे तो तुम्हारे को बता देंगे, तुम्हारी डेड बॉडी ऐसे मिलेगी। वो यार हमारी तो नहीं मिलेगी, दुश्मनों की मिलेगी। बोले, क्यों, आप कौन हो? मुझे हम राजरीव के वीर हैं, काल के भी काल, महाकाल है। मुझे हम छोड़ते नहीं है कुछ भी। तो बोले, देख लेंगे तुम्हारे को। तो वहां रेखी करके 14 घंटे में हम पीछे आ गए जी। तो वहां आने के बाद में जनरल मलिक साहब ने हमारा दरबार लिया, 2 राजरीफ का दरबार लेने के बाद में
सभी कंपनियों से पूछा गया भाई कौन सी कंपनी तोलोलिंग पर वॉलंटियर है। तो हमारी कंपनी, हमारे कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता था। बोले सर तोलोलिंग पर तो मेरी कंपनी है टीम हमारी। बोले अच्छा तेरी कंपनी में ऐसा जवान कौन है, जो ऐसा कमांडर कौन है जो वॉलंटियर हो रहा हो। और वो कहेगी तोलोलिंग पर मैं सबसे पहले तिरंगा झंडा काटूंगा। तो उस टाइम पे मेरा हाथ ऐसे खड़ा होगा। वो सर बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी दिगेंद्र उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटा कोबरा सुना था 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे कुपवाड़ा में, वही है ना भगा भगा के। वो सर वही दिगेंद्र। बोले शाबाश बेटे तेरे बहादुरी के कैसे हमने पहले भी पढ़े हैं। तो बोले अभी तोलोलिंग पे क्या रहता है। वो सर तोलोलिंग इस प्रकार से पहाड़ी है, सामने से अटैक मारते हैं तो बारूदी माइन फील्ड में हमारे सैनिक कितने भी कमाते कोई फायदा नहीं। और इस साइड में नाला है, नाले से अगर यहाँ से रस्सा बांध करके चढ़ा जाए ना तो हम सक्सेस हो सकते हैं। तो बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता गया। मगर सर मैं। बोले अगर रस्सा बांधी टेम में गिर गया तो। मगर सर चढ़ गया तो। बोले चढ़ गया तो तेरी कामयाबी को बेटे को रोक ही नहीं सकता। मगर सर आशीर्वाद चाहिए, मेरा काम है रस्सा बांधना, मेरा काम है अपने बटालियन कमांडर को रस्सा बांध के रिपोर्ट देना। बोले ओके बेटे तेरे बटालियन कमांडर जो चीज चाहिए वो सामान ले ले। मगर सर मेरे को वो रस्सिया का रस्सा चाहिए जिसकी लंबाई 100 मीटर और उठाने की क्षमता 10 टन। बोले वो भी मिलेगा। मगर सर वो इंजेक्शन भी चाहिए जो आदमी थकता नहीं है। और उसका नाम तो मैं जानता नहीं था, उस टाइम भी नहीं जानता, अभी भी मुझे याद नहीं। तो वो 4 इंजेक्शन मिल गए। मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के अपने बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ। लेकिन मुझे लगता है वो घड़ी राजस्थान के लिए भी बड़ी फक्र की बात थी जो आपने हाथ उठाया कि आई विल गो देयर। हाँ बिल्कुल। देखो एक सैनिक को युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। यानी कि जब वो 10 साल 20 साल सेना में ड्यूटी करता है तो वो वैसे रक्षा करता है हम देख देख के नहीं। लेकिन युद्ध होता है ना जब क्षत्रिय की पहचान युद्ध भूमि में होती है और वो हर क्षत्रिय चाहता है कि मुझे मौका मिले। और वो हमारे को मौका मिला। अरे ये हमारे वो भाग्य था कि हम उस तोलोलिंग पे जिस पे हिंदुस्तान आर्मी ने 3 हमले कर चुकी थी 3 बटालियन में, उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली थी वहां। और फिर हमारे को मौका मिला तो मेरे को निश्चित था कि हम 100% कामयाब होंगे। वाह। मेरे कंपनी कमांडर कर्नल वो मेजर विवेक गुप्ता वो बोलता है कोबरा आज तेरी परीक्षा होगी, असली अर्जुन तू है या हम है। आज देश को बताना पड़ेगा कि हम क्या ये 2 राजदीप कितनी बहादुर बटालियन है। मगर सर समय पर सब कुछ बता देंगे। समय सबसे बड़ा बलवान है। अभी हम कायम करते हैं। मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आकर के अपने बटालियन कमांडर को रिपोर्ट दी। उसने कहा बेटा तू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलने जाकर के। अरे उससे नंबर देता हूँ, उससे बात कर ले। मैं बात कर सर कोबरा। बोले हाँ बेटे तू नीचे आ जा। अब मैं तोलोलिंग से नीचे आया, अपने कमांडर को चीफ को सारी रिपोर्ट दी। सर ऐसे ऐसे तोलोलिंग है, उस पर ऐसे जीत जाग में काफी गने लगी हुई है पाकिस्तान की तरफ से गने लगी हुई। उसके टॉप के अंदर ऐसे बिल्कुल वो कोई बैंकर यहाँ कोई पीछे कोई यहाँ कोई ऐसे आगे पीछे और उनके आगे खाड़ी। तो ये सबसे बड़ी सेना के सामने जो चुनौती थी वो ऊपर थे और आप लोग नीचे थे। हम नीचे थे क्योंकि वो 15,000 से ऊपर हाइट थी उनकी तोलोलिंग की। 16,000 देख 17,000 ऑपरेशन भी नहीं देख सकते थे कि क्या करने वाले हैं। अजी महाराज वो ऊपर हम नीचे कैसे देख सकते हैं। लेकिन इरादे हिंदुस्तानी सिपाही के बहुत तगड़े होते हैं। वो ऐसी 1000 गुना बड़ी पहाड़ी होती तो भी हम चढ़ते। वो 15,000 और 15,000 और 15 लाख फीट होती तो भी चढ़ते हम लोग। पहाड़ी का जहाँ पहाड़ी है वहां तक तो चढ़ना मुनासिब। पहाड़ी से ऊपर भी हमें अगर हेलीकॉप्टर या फाइटर की जरूरत है वहां भी चढ़ते हैं। नामुमकिन चीज तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तानी सिपाही के आगे। कुछ भी कर सकता है युद्ध भूमि में। अभी उस जगह पे जो से मैं रिपोर्ट देकर वो बोले बेटे तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो मेरे बच्चे दिगेंदर, तुझे मुबारक हो। मगर नहीं सर तोलोलिंग पे नहीं चढ़ेंगे जब तक तो काहे की मुबारक, जब तक दुश्मन के टाट के ऊपर झंडा नहीं कटेगा और ये तिरंगा नहीं फहरेगा जो आपने मुझे दिया। बोले चल बेटे 13 तारीख को सुबह तेरा नाश्ता मैं जनरल मलिक वेदपारा मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा मेरे बच्चे। तो तोलोलिंग पर मुलाकात होगी फिर अपनी। मगर सर आपकी तोलोलिंग का ये सिपाही इंतजार करेगा, ये वादा है हमारा। और उसके बाद में हम 12 जून की रात को हमने अटैक मारा। अटैक मारने के बाद में हमारा कंपनी कमांडर ने आतंक मेरी कोबरा टीम थी अलग से बटालियन की, तो उसमें कोबरा टीम को उन्होंने बुलाया मेरे को। बुला के मैं चार्ली कंपनी का ही हूँ। तो वो चार्ली कंपनी कमांडर आकर बोलता है कि सर मैं कोबरा टीम के साथ जाना चाहता हूँ। तो मेरा बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ बोलता बोले ओके बेटे
कितने कमांडो थे आप साथ में? हमें हमारी बटालियन के 10 कमांडो थे जो सबसे तगड़े थे। गुड। यानी कि आज दिगेंद्र से भी वो बहुत तगड़े थे, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ा कि आज वो स्वर्ग में और मैं यहाँ धरती पर मृतलोक में हूँ। तो उन्होंने कंपनी कमांडर गुप्ता साहब ने आकर के ये कहा है कि दिगेंद्र तेरी टीम के साथ चलूंगा। मुझे सर मेरा सौभाग्य है, आप मेरे कंपनी कमांडर होकर मेरे साथ चलेंगे। और बोले सुबेदार भवलाल भी आपके साथ चलेगा, सुबेदार सुमेर सिंह भी चलेगा, शेख समयसवीर भी चलेगा और हवलदार सुल्तान। सब लोग अब रास्ते से राइड करके गए ऊपर। हाँ, मतलब कंपनी यहाँ लगा रहे कि यहाँ फायर बेस बनाया था हमने 600 मीटर पे। वहां से हमारी गन जितनी भी थी ना, ऑटोमेटिक हथियार, AGL, रॉकेट लॉन्चर जो भी थे वो सभी फायर करे तोलोलिंग पे, और बिफोर्स गन पीछे से फायर करे। यानी उस 12 जून की रात को उस तोलोलिंग रात पर ऑपरेशन चालू था। रात को ही होता ऑपरेशन, दिन को कभी नहीं होता। दिन को तो बहुत भयंकर कैजुअल्टी हो जाए। तो उसके बाद में 12 जून की रात को मैं रस्सा बांधने चाहा तो मेरे को बोलता है, मेरे कंपनी कमांडर बोले थे के अंदर रात के अंधेरे में आपने रस्सा बांधा? बिल्कुल अंधेरे में ऐसे देख करके ने, ऐसे चेक करके ने कहा पत्थरों का वो जॉइंट है उसी में पिले ठोक के ऐसे बिल्कुल काली अंधेरी रात में। ये आपका जज्बा और जुनून था? हाँ बिल्कुल। उस जगह पे ये था कि भाई इसको कैसे असंभव हुई काम तो संभव करके दिखाना है, उसी को तो बोलते हैं। अब उस जगह पे मैं जैसे वो रस्से से चढ़ने लगा था, वहां बोले भाई हाँ भाई दिगेंद्र तू कोबरा टीम का कमांडर है, हम तो तेरे अंदर जबरदस्ती आए हैं। सर कमांडर तो सारे सीनियर तो आप है, मैं तो छोटा सा सिपाही नायक हूँ, आप तो मेजर है। हमको साहब बोले दिगेंद्र टीम तेरी है और हम साथ लड़ेंगे। यहाँ यार लड़ाई में कोई कमांडर नहीं होता, जो जीतता है वही कमांडर है। वो ठीक है सर, जीत तो फिर अपनी होगी। बोले अब पक्का। तो वो बोले मैं सर पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो वो सुबेदार भवलाल बोलता है दिगेंद्र दूसरे को मैं, तो हमारा कंपनी कमांडर बोलता है ओए तीसरे को मैं, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है चौथे को मैं, ऐसे शेख समयसवीर बोला मैं फलाना, ऐसे हम 10 के 10 डिटेल हो गए। गुड। और हम डिटेल रे 10 बैंकरों तक तो हम तैयार हो गया। अगर बैंकर 11वां हुआ तो बोले 11वां बैंकर हुआ तो जो हमारे में से बच्चा वो उसको ठोकेगा। पर मैं सर मैं 11वां को मैं बर्बाद करूंगा। तो तोलोलिंग तक ये आप लोगों का एक ऑपरेशन के एक पृष्ठभूमि बन रही थी तब? बन रही थी कि उस टाइम। हाँ, ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ अभी तक? हाँ अभी शुरू होने था, हम चढ़ रहे थे उस चढ़ाई में, ऑपरेशन तो चालू था। बिल्कुल, लेकिन तोलोलिंग की चढ़ाई आप लोग बातों में शुरू कर चुके थे। हाँ करूँ। तो चलिए दिगेंद्र जी, तोलोलिंग की सफलता कैसे हासिल की और उसके बाद भी ऑपरेशन जारी रहेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ कारगिल के वो हीरो जिन्होंने खुद ऑपरेशन और फतेह तोलोलिंग की पहाड़ी पे जो हासिल की थी, उस ऑपरेशन के योद्धा हमारे साथ दिगेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे पृष्ठभूमि बनी, कैसे तोलोलिंग की पहाड़ी तक पहुंचने के लिए रास्ता कसा गया, और अब आगे ऑपरेशन शुरू होता है जो दिगेंद्र जी आगे बताएंगे। जी, उसके बाद में हमें ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। फायर बेस कमांडर को हमने रिपोर्ट दी कि वो फायर को ऊंचा किया जाए, और फायर के नीचे से हमने घुसने की कोशिश की। नीचे से घुसते गए आगे तो उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, काले अंधेरा थे, ऊपर मिसाइल टकराओ तो कुछ दिखाई देना है, कुछ नहीं दिखाई। मेरे हाथ में AK-47 राइफल, 18 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर जो चप्पू होता है इतना बड़ा, जो साइनाइड में भिगोया होता है, जो आदमी को टच करते ही ना तो हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले ऊपर जाए ऊपर ही चला जाता है। वो है हथियार लेकर के हम उस घोड़े को याद करके ये शिव शक्तिमान मोदे शक्ति, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तेरे सबों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। हम जैसे हम आगे गए तो वो जो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और वो काले काले पत्थर थे ऐसे, तो उन पत्थरों को पकड़ते हुए सांप की रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो दुश्मन की जो लूप और झांकी थी, उस झांकी में जैसे ही ऐसे मतलब मैं सोचा ये पत्थर है, उसमें ऐसे हाथ डाला, दुश्मन की बरल ऐसे लगी हुई थी, उसको ऐसे अपने हाथ से पकड़ लिया मैंने, और उसको पकड़ा अपनी तरफ जैसे खींचा तो पहले गोली यहाँ लगी और 3-4 गोली मेरे यहाँ लगी, 2 गोली AK-47। ये इस जगह पे
ये गोली लगी हाँ, मेरे गोली पास। का निशान है ये। हाँ, ये निशान है। हम्म, 1 2 3। तो ये गोली लगने के बाद में मैंने सोचा मोदी के अंदर अभी तो अपन खत्म हो लिए, आज तो दुश्मन एक भी नहीं मरा। और मैंने एंड टू एंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन को निकाला और 1 और 2 और उसको बैंकर के अंदर डाल दिया। तो लोडेड थी क्या पहले से जो वहाँ पे जो नहीं, गन जो लगी हमारे हुई थी? ग्रेनेड होते हैं वो लोडेड ऐसे रखते हैं ना, हाँ। खड़े रहते हैं, और जब फायर की जरूरत हो तो टाइगर ही दबाना पड़ता है। हाँ, नहीं, उसके बाद में तो उसकी बैरल खींच ली थी ना, मैंने फायर हाँ। तो कर नहीं था। पहले गोली यहाँ लगी, 3-4 ये गोली लगी और वो यहाँ से। और उसके बाद में मैंने ऐसे देखा मोदी के अंदर हाथ तो हरकत कर रहा, गोली तो अंदर है। उसके बाद में मैंने ग्रेनेड लिया, ग्रेनेड लेते ही उसको पिन खोली उसके पिन पाड़ी दे 1 2 और उस बैंकर के अंदर डाल दिया अंदर, और वो बड़ाम दे फटा, फटते उसकी जो बैंकर की दीवार के साथ वो मैं लेट गया और बैम दे पड़ा। उसको पत्थर भी मेरे ऊपर आए, लेकिन उस बैंकर में जैसे ग्रेनेड फटा बड़ाम दे से, तो अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, कापर काटे। मुझको मरिया तो है, चाहे भाई एक भी मरिया हो गई। और उसके बाद में हौसला बढ़ गया मेरा कि यार दिखे अंदर तने मारे हैं, चाहे 1 2 मारे। और उसके बाद में उनका जो मेजर अनवर खान था ऊपर बैठा हुआ, जो वो बोला याली मेरा नाम मेजर अनवर खान पठान है, अबे हिंदुस्तानी काफरो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और उन्होंने बोले याली, अपने वाला बाबूलाल बोलता बोल बजरंग बली राजा रामचंद्र की जय, और डड सपरे शुरू हो गए। यानी कि मेरे जो 9 साथी थे वो बैंकरों का आगे कोई 2 मीटर कोई 5 मीटर था, दुश्मन सामने से हमला बोल दिया, बिल्कुल 5-5 2-2 मीटर पे गत्थम गत्थाई लड़ाई हो गई। किसी का 10 किसी का 15-15 20-20 गोली लगी। हाँ, मेरा साथी को घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 20 मिनट में मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज 20 साल उस दौरान पाकिस्तानी भी मर रहे थे? हाँ, वो पाकिस्तानी सैनिक सारे मार दिए थे मेरे साथियों ने, और मेरा हथियार छूट गया। फिर मैंने ये खाल फटी हुई थी, उसके अंदर फर्स्ट एड किया, इसको बंद कराया, इस खून को बंद किया, और ठंडे दिमाग से उनकी गन ऐसे फायर करी और गन के नीचे जाऊं, और जाने के बाद में ग्रेनेड लूं और उसके अंदर ऐसे दड़ मारूं और वहीं लेट जाऊं, दड़ाम ऐसे करके सुबह 4 बजे तक 11 बैंकर उड़ा दिए। वाह। उनमें इतनी आवाज आई या अल्लाह काफर, में जितनी आवाज आई, ऐसे करते करते सुबह तक उनके 11 बैंकर उड़ा दिए। उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, तने अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर निकाल, अबे तेरे ये पठानी का दूध पिया, शेर तुझे छोड़ेगा नहीं, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। मैंने पठानी का दूध पिया है, मगर हमने भी राजस्थान की चाटनी का पिया है, आजा पठान। जोश में उसको ऐसे कहा तो मतलब ऊपर चढ़ा, उसने मेरी उसकी गुत्थम गुत्थाई लड़ाई हो, गुत्थम गुत्थाई। मैंने कमांडो टाइगर लिया, उसकी गर्दन काटी, बोले आ, उसको ऐसे करते हुए और बात माता जी बोलते ऊपर चढ़ा, तो अमेरिका में सैटेलाइट मेरी डाडी वाली फोटो आई लो। और उसके बाद में उसकी जो मैं तिरंगा झंडा लिया और उसकी जो कटी हुई गर्दन थी उसी में वो झंडा काट दिया, और काटने के बाद में भारत माता की जय बोल दी उधर ही। तो ये ऑपरेशन तोलोलिंग की बात बता रहे हैं? मेरे सीओ साहब आए, बोले प्राउड माय सन, आज हिंदुस्तान की तरफ से तुझे कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी मुबारक हो मेरे बच्चे, धन्य हो धरती, धन्य हो पैदा करने वाले शूरवीर, जो तेरा जैसा एक महान तो ये पहली चोटी फतेह की थी हिंदुस्तान? ये कारगिल युद्ध की पहली चोटी थी। अच्छा, उसी के बाद में टाइगर हिल वगैरह ये जो थे सब ऊपर, अक्सर मुस्को घाटी वगैरह जो भी लड़ाई, उसके बाद में ही सक्सेसफुल हुए थे ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन जो फतेह किया वो तोलोलिंग का किया। तोलोलिंग था, और जो 2 राजदीप के नाम लिखा गया था, मेरे और मेरे साथियों द्वारा ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया गया। कितनी तारीख को फतेह किया आपने? ये 12 जून की रात को तमाम दुश्मनों का सफाया करके 13 जून को सुबह हमने तिरंगा झंडा गाड़ दिया था पूरे विश्व को। तो आपकी यूनिट जो थी फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए वहीं पे रही कि वो दूसरे लोगों को फिर ये हैंड ओवर किया? हमारे को हॉस्पिटल में उठाया गया वहां से, जो जख्मी थे और जो शहीद हो गए थे उनकी डेड बॉडियों को तिरंगे में लपट के उनके घर भेज दिया। हमारे को बगैर तिरंगे हॉस्पिटल भेज दिया। वहां गए तो वहां देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारा स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। उन्होंने आकर मेरे 3 थप्पी मारी, बोले वाह रे मेरे कलियुगी कर्ण बली, तने 48 मारे मेरे बच्चे, तने 48 दुश्मनों को मारे। हम है मुझे तो पता ही नहीं।
48 को मारे। बोले हाँ बेटे, तेरे कमांडर की रिपोर्ट आई कि तेरा 48 दुश्मनों को मारा। मेरे को साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो पता चला कि अपन 48 मारे, नहीं तो वहाँ एक डॉक्टर में पूछा, बोले आपको मालूम नहीं? वो सर मैं गिनती नहीं कर रहा था, मैं तो ठोक रहा था, क्योंकि वहाँ ग्रेनेड मार रहा था, उसमें किसी में 4 किसी में 5 थे। तो तोलोलिंग के बाद में जो ऑपरेशन हुआ उसमें आपकी यूनिट के लोग कितने गए फिर आगे? उसके बाद में 9 तो उस दिन शहीद हो गए थे हमारी बटालियन के। उसके बाद हम 3 पंपल में दोबारा अटैक मारा हमारी 28 जून को। तो उस दिन हमारी बटालियन बहुत तगड़ा काम किया। उस दिन हमारी बटालियन के मेजर पद्माचार्य, कैप्टन कैंगरूस और मतलब विजयन थापर और मतलब ये बहुत योद्धा थे जो शहीद हो गए थे। लेकिन 3 पिंपल में हमारी बटालियन 3 ऑनर बटालियन है जो कारगिल युद्ध जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन 2 राजरीव ने किया। कुछ अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको है कि हम आपको ये सहायता देंगे, ये देंगे जी। आपको महावीर चक्र भी मिला। जी जी जी। ये आगे का जो अनुभव हो वो कैसा रहा आपका? देखो सरकारें क्या होती है, घोषणा जोश में तो कर देते हमारे देश के नेता, वाई लूटने के लिए कि हम ये करेंगे ये करेंगे। आज 20 साल हो गए, उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे जी, यानी एक तो उसी टाइम लड़ाई में हुआ था और एक उससे बड़ी बच्ची थी, एक उससे बड़ा बच्चा। तो मैं आज मतलब मैंने अप्लाई किया कि मेरे बेटी को नौकरी दी जाए, अनुकंपा नौकरी दी जाए। तो उसके लिए मतलब वो बोलता है कि नहीं ये नहीं देंगे आपको, ये ले लो, ये नहीं देंगे ये देंगे, और देते कोई है नहीं अभी तक तो। और मतलब कई ऐसी फैसिलिटी हैं जो अभी तक नहीं मिली हमारे को। लेकिन मैं एक योद्धा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ तो नहीं फैला। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों का जब देश खातिर अपनी गोली खा सकता हूँ, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मैंने अपने कर्तव्य किया, किसी पर एहसान नहीं किया। और कोई मैं एहसान का बदला कोई अगर देना चाहता है सरकार, तो मैं वो अगर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं। भाई ठीक है, मैं अपने बच्चों का जब देश के वहाँ 48 दुश्मनों को मार सकता हूँ, तो क्या अपने बच्चों का 3 का पेट नहीं भर सकता? अधिकार है फिर मेरा योद्धा होना है। तो इसलिए सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने कानून बनाई है उस कानून को फॉलो करो। हमने देश के अंदर भारतीय सेना में हमने ये बताया था कि जब भी युद्ध होगा आप लड़ाई लड़ोगे, और हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी। तो अब देश का काम है, देश की जनता इसका काम है, गवर्नमेंट का काम है कि हमारे फौजियों की सेवा करे। आज जो विधवाओं के बच्चे हैं उनको नौकरी के लिए कभी बात होती है कारगिल के उस वक्त के लोगों से? बिल्कुल होती है, कईयों को नौकरी मिली, कईयों को नहीं मिली, कहीं को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी मिली, कुछ को मिले, हमारे को तो कुछ नहीं मिला अभी तक है। वो हम तो किसी के पार्टनर में कोई काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो बात तो छोड़ो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटिया, वो तो बिटिया को नौकरी देना था मुझे, और उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं पिछली सरकार में तो मैं 4 साल तक खूब घूमता रहा, मुझे नहीं दिया। दिगेंद्र जी, उस वक्त राजस्थान के बहुत जवान शहीद हुए, आपके तोलोलिंग के ऑपरेशन में कोई राजस्थान के और भी थे साथ में आपके? जी, राजस्थान के सूबेदार बाबूलाल बाखर जो थेबड़ी नागौर के थे, तो सेना के पास थेबड़ी गाँव उनका, और सुमेर सिंह राठौड़ था जो कारा दूधवा का था, बहुत बहादुर और मेरे गुरु थे। तो उन्होंने आखिरी सुबह उन्होंने कहा था, दिगेंद्र इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में है। अरे बेटा, योद्धा एक बार ही मरता है, कार डेली मरता है। अभी आप लोगों की बात होती है जो कारगिल के उस वक्त के जी, बच्चों से मिलते हैं, मेरे साथियों के बच्चों से मिलता हूँ, तो वो अपना आप याद आ जाते हैं। 11 से 20 साल पहले कभी हम एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, आज इनके बच्चे जवान हो गए, वो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि अंकल हमारे पापा ने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे, तो बताते बताते दिल भर आता है, यार तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे। लेकिन अभी आपको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जी पाठ्यक्रम में, तो ये कहा जा सकता है ये सराहनीय काम है। ये जो गोविंद सिंह जी टोडासरा मंत्री साहब है ना, उनको मैं तहे दिल से सलूट करता हूँ कि उन्होंने जो एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल करी है, और वो पहल करनी भी चाहिए। आज तक 20 साल तक किसी नहीं देखा है कि राजस्थान में एक महावीर चक्र है, और वो भी जिंदा है। और जिसने ऐसा काम किया था, तो इन मंत्री साहब को मैं कभी नहीं मिला, इनको कभी न कभी मिल करके इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने एक मतलब योद्धा की पहचान बताई और राजस्थान के पाठ्य पुस्तक में मेरा नाम रखा, वो मेरी स्टोरी उसमें ली, ताकि हमारे बच्चे ये सोचेंगे कि दिगेंद्र 48 मार सकता है, तो क्या मैं नहीं मार सकता क्या?
पे आज कुछ कहना चाहेंगे आप कारगिल विजय दिवस पर? कारगिल विजय दिवस पर तो मैं देखो ये की बात कहना चाहता हूं कि देश के जितने भी नेता है ना, हम देश के लिए, राजस्थान का सैनिक मतलब बॉर्डर पर जाता है, कश्मीर में लड़ाई लड़ता है और वहां शहीद हो जाता है। आज उनके बच्चों के लिए पानी की समस्या है कि देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ से विनती ये करता हूं कि अंडरग्राउंड दाब के ले आ जा पानी, नहर नहीं अंडरग्राउंड ही पानी ले आ जा, उसमें बड़े पाइपों के द्वारा अंडरग्राउंड दाब के ले आ जाए। और जैसे नीम का थाना, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे नीम का थाना के पास में वहां एक घाट बनाया जाए, गंगा घाट, वहां पर हमारे बुजुर्गों की अस्थि भी उगाई जाए और वो अस्थि भी खेत में जाए हमारे में, और हमारे बुजुर्ग फूल की तरह खिलके ने हमारे को बाय बाय और हंसते रहे। मतलब ये मेरी तमन्ना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर गंगा का पानी आएगा तो तकरीबन 5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत नहीं, 5 करोड़ घरों में दिया जाएगा गंगा के नाम से। वाह दिगेंद्र जी, तो चलिए कारगिल विजय दिवस पर आज हमने कारगिल के एक ऐसे योद्धा के साथ आपको रूबरू कराया जो कारगिल के उस युद्ध में शामिल हुए, और न केवल शामिल हुए 48 पाकिस्तानियों की, यानी कि 4 दर्जन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। सैल्यूट आपको, विजय दिवस पर उन शहीदों को नमन जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिनके बूते आज हम विजय दिवस मना पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कारगिल विजय दिवस पर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।